बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का है। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें ये बात समझ में आती है कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स हैं उन दोनों के अंदर तमाम प्रोसेसेस किस तरह से कैरिड आउट होते हैं, वो तमाम प्रोसेसेस किस तरह से काम करते हैं, आखिर उनके काम करने का तरीकाकार क्या है। कैसे मुमकिन है कि इंसान एक ही वक्त में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम को चला रहा है। आखिर इनको आपस में कौन बांध कर रखता है, कौन इनके आपस में राब्ता करता है कि किस तरह लंग्स में हवा जाएगी और वहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल होगी। इस कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में ही हमने इस लेसन में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के चैनल को जो पसंदीदगी मिली है मैं आपसे कुछ शुक्रगुजार हूँ। और मज़ीद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको करंट जो हमारा कमेंट सेक्शन है उस पर आकर अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं मज़ीद बेहतर कैसे इसको कर सकता हूँ और आप लोगों के लिए मज़ीद कौन से टॉपिक्स पर मज़ीद बेहतर और अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और इस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमारे पास दो ही मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटीज मौजूद हैं और इन दो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज में एक तो है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरी तरफ हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन सिस्टम है। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का भी बहुत अहम किरदार है और एंडोक्राइन सिस्टम ये भी इसके साथ मिलकर हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर इन दोनों सिस्टम्स की कोऑर्डिनेशन ना हुई तो फिर यकीनन तमाम बाकी सिस्टम्स भी कोलैप्स कर जाएंगे। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है वो चलता कैसे है। तो आइए देखते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ आपके सामने एक फ्लो चार्ट मौजूद है। इस फ्लो चार्ट में कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं और उसमें पहला कंपोनेंट है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस दरअसल किसी भी फैक्टर को कहते हैं या किसी भी चेंज को कहते हैं। वो चेंज एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है। जैसा कि तेज रोशनी, जैसा कि सुई का चुभना, जैसा कि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। और इंटरनल स्टिमुलस क्या हो सकते हैं? इंटरनल स्टिमुलस जो हैं वो वाटर का कम होना, ग्लूकोज लेवल का कम होना। वाटर कम होगा तो हमें प्यास लगेगी, ग्लूकोज कम होगी तो भूख लगेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सॉल्ट्स हैं उनका कम या ज़्यादा होना, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो बुखार होगा। तो बहरहाल जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, वो स्टिमुलस कहलाती हैं। इन स्टिमुलस की होने वाली तब्दीली को जो रिसीव करते हैं उनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स वो टिश्यूज हैं, वो ऑर्गन्स हैं जो कि इस होने वाली तब्दीली को रिसीव करते हैं। इसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स भी शामिल हैं, जैसे कि रोशनी एक स्टिमुलस है और आंखें, उनके अंदर रॉड और कोन सेल्स वो रिसेप्टर्स हैं। हमारी स्किन में हीट रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स हैं। और हमारी उंगलियों पर टच रिसेप्टर्स हैं, इनकी पोर्स पर। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी हैं जी। हमारे ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स हैं जो कि वाटर को डिटेक्ट करते हैं, कम या ज्यादा को, ग्लूकोज कम या ज्यादा को। तो ये रिसेप्टर्स उस इंफॉर्मेशन को आगे भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन की तरफ। ये सेंसरी न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेकर आगे पहुंचाता है ब्रेन तक। देखिए, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है नंबर 4 पर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है।
जिसके हम आगे जाकर बात करेंगे अभी। और ये बना हुआ है रिले न्यूरॉन से। यहाँ से पैगामात को रिसीव करके अहकामात जारी किए जाते हैं, और वो अहकामात मोटर न्यूरॉन्स के जरिए पहुंचाए जाते हैं इफेक्टर्स तक। अब याद रखिए, इफेक्टर्स हमारे जिस्म में दो ही हैं, या ग्लैंड्स या मसल्स। तो ये इफेक्टर्स उन पैगामात को रिसीव करने के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे। ग्लैंड्स हार्मोन सक्रीट करके उसका रिस्पांस शो करेंगे, और फिर रिस्पांस के नतीजे में काम हो जाएगा। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम चीज़ को पकड़ेंगे, अगर रिलैक्स हुआ तो छोड़ देंगे। इस तरह टांगे चलना फिरना, ये तमाम रिस्पॉन्सेज हैं, और हार्मोन्स का भी। तो स्टूडेंट्स, ये जो कोऑर्डिनेशन एक्शन है, इसमें हमने देखा कि स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स। ये एक्चुअली हम सेंसरी मोटर रिले को कोऑर्डिनेटर में शामिल करेंगे। फैक्टर्स की मैंने आपसे बात की कि हमारे जो हार्मोन्स हैं जो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, वो भी इफेक्ट शो करते हैं, तब्दीलियां लाते हैं, मसल्स भी तब्दीलियां लाते हैं। और इस तरह उस तब्दीली की वजह से रिस्पॉन्स आ जाता है, और वो जो एक्शन होता है, इस एक्शन को ही हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि हमने अपना हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को लगाया, तो अचानक उस हीट की वजह से, हीट जो थी वो एक स्टिमुलस था, और उस हीट का जो वो थी इंफॉर्मेशन, वो हमारे हीट रिसेप्टर स्किन को मिली, और हीट रिसेप्टर्स ने सेंसी न्यूरॉन को दी, और ब्रेन में हो पहुंची रिले के जरिए, और फिर मोटर के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंची हमारे इफेक्टर मसल्स तक, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हमारा हाथ खिंच गया। तो ये रिस्पॉन्स हमारा जो है उसमें शामिल हो गया, और रिस्पॉन्स आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पूरा मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है। ये दरअसल वो पाथवे है जो कि हमेशा आपने याद रखना है, कि नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में यही एक सिलसिला, यही पाथवे है हमेशा। चलें, अब इस पाथवे को हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। और यहाँ हमने इसको बाकायदा से बताया है कि जनाब, ये दो तरह के जो हैं वो सिस्टम है। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इसके बाद अब हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, वो है ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और हम इसी पे बात करेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। या यूं कह लीजिए कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है। और इसकी बुनियादी फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो जनाब, ब्रेन का फंडामेंटल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन असल में वो सेल्स हैं जिनसे मिलकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है। तो न्यूरॉन फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, इकाई है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम बना हुआ ही न्यूरॉन से है। आइए अब देखते हैं, हमारे सामने यहाँ तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं, जिनमें आपके सामने यहाँ एक सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन या इंटरमीडिएट रिले न्यूरॉन, और एक मोटर न्यूरॉन भी आपके सामने है। देखिए, तमाम न्यूरॉन्स में अगर हम बात करें कि हर न्यूरॉन में जो है वो क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉमन है, तो वो देखिए, हर न्यूरॉन में सेल बॉडी आपको मिलेगी। तो जनाब, ये सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी वो एरिया है जिसमें न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी वो एरिया है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं। हर न्यूरॉन में उसकी साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन मिलेगी आपको। अच्छा जी। तो स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, उसका साइटोप्लाज्म एक लंबे धागा जो है उसमें वो अ, कहिए कि एक्सटेंड हो गया है। उस लंबे धागे की इस एक्सटेंशन को हम नर्व फाइबर का नाम देते हैं।
तो अगर हम देखें कि यहाँ पर ये सेल बॉडी से लेकर यहाँ तक इसका ये नर्व फाइबर है, ये इसका नर्व फाइबर है। तो नर्व फाइबर और नर्व फाइबर को अगर हम गौर से देखेंगे तो नर्व फाइबर बेसिकली उसके इर्द गिर्द कुछ खास किस्म के सेल्स लिपटे हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपको एक एक ये ट्यूब नजर आ रही है, ये बेसिकली सेल हैं और इनका नाम है शॉन सेल्स। जी बिल्कुल, शॉन नामी साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम शॉन सेल है। उनके पास बकायदा न्यूक्लियस भी हमें नजर आ रहा है। तो बहुत से शॉन सेल्स जो हैं वो लिपट जाते हैं इसके इर्द गिर्द, और शॉन सेल्स जब लिपटते हैं तो इसकी एक कवरिंग बन जाती है, इसकी एक शीट बन जाती है। जैसे कि बिजली की दो तारें हमारे घरों में आमतौर पर हर इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस हैं उसमें हैं, हर तार में एक सुर्ख और काली छोटी तारें होती हैं जो कॉमन एक ऑफ वाइट कलर के प्लास्टिक की तार में कवर्ड होती हैं। तो जनाब ये कवरिंग है इसके इर्द गिर्द शॉन सेल्स की, और इस कवरिंग को माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ का नाम दिया गया है। अब ये जो माइलिन शीथ है इसके बारे में बात करते हैं कि माइलिन शीट जो है ये कवर है, लेकिन इस कवर में भी अगर आप देखें तो हर शॉन सेल के बाद कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर माइलिन शीट नहीं है, उसे कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। रैनवियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है। रैनवियर्स नोड या नोड ऑफ रैनवियर, ये वो जगह होती है जहां पर शॉन सेल नहीं है, इसके ऊपर कवरिंग नहीं है। ठीक है। मजीद मजीद अगर हम गौर से देखें तो हमें, अगर हम सेल बॉडी की बात करें और वो सेल बॉडी हमारे पास हो इसकी रिले न्यूरॉन की, तो या फिर मोटर न्यूरॉन की, इन दोनों में आपको ये कुछ शाखें नजर आ रही हैं। ये शाखें जो हैं इन्हें कहेंगे डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है जी। और ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस, इनको एक्चुअल वर्डिंग हम कहते हैं प्रोसेसेस, different processes extended out from the cell body, these are called dendrites, and dendrites conduct impulses toward the cell body। तो भाई ये डेंड्राइट जो हैं इनके साथ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट बड़े करीब होते हैं, और हम पढ़ेंगे साइनेप्स को कि आप देखें, आप गौर करें कि यहाँ पर जो है, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि सेंसरी और रिले का यहाँ पर जो आपस में कनेक्शन बन रहा है, साइनेप्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को पहुंचती है बजरिया डेंड्राइट्स। और ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं ब्रेन तक, मतलब रिले न्यूरॉन, क्योंकि ब्रेन सारा हमारा रिले न्यूरॉन से बना हुआ है। और रिले न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाते हैं मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं, और इफेक्टर्स जो हैं वो मसल्स या ग्लैंड तक। तो ये पाथवे चलता है और ऐसा ही डायग्राम में हमें नजर भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों तरह के न्यूरॉन यहाँ आपके सामने हैं, और इन सब में कॉमन सेल बॉडी भी है, इन सब में कॉमन नर्व फाइबर उनकी एक्सटेंडेड फॉर्म भी है, माइलिन शीथ भी है, डेंड्राइट्स भी हैं, नोड ऑफ रेनवेयर भी है। और अब एक और बात करने जा रहा हूँ, और वो है कि ये जो लंबे स्ट्रक्चर्स या धागे आपको नजर आ रहे हैं, इस लंबे एक्सटेंडेड धागे को एक्सॉन कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि सेल बॉडी सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान में है, लेकिन मोटर न्यूरॉन जो है उसकी सेल बॉडी पूरे जिस्म की तरफ जा रही है। और हमारा ब्रेन चूंकि
इस रिले न्यूरॉन से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी से ही आपका ब्रेन बना हुआ है। और मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, जो लंबा धागा है, वो एक्सटेंड हुआ है पूरी बॉडी में। जैसे कि हमारे घरों में बिजली का मीटर बाहर लगा होता है, वहां से वायरिंग जो है पूरे घर में फैल जाती है, और पूरे घर में वायरिंग जो है वो आपके पहुंची हुई है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मौजूद है। तो ये मोटर न्यूरॉन्स मिलियंस में हैं, और ये हर सेल तक पहुंचे हुए हैं, हर मसल तक, हर ग्लैंड तक, और इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अच्छा, अब हमें ये बातें इनके स्ट्रक्चर की तो समझ आ गई। अब कुछ छोटी बातें, कुछ ऐसी बातें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन्स हैं, ये नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और तीनों न्यूरॉन मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें सेंसरी और मोटर तो जिस्म में फैले हुए हैं हर तरफ। इवन के कुछ मोटर न्यूरॉन्स की जो नर्व फाइबर या एक्सॉन की लेंथ है, वो 1 मीटर तक भी देखी गई है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या सबसे बड़ा सेल किसका है, तो यकीनन आप न्यूरॉन कहेंगे। न्यूरॉन जो होते हैं वो बहुत बड़े सेल होते हैं। और एक लफ्ज हम बार बार यूज करते हैं, नर्व। नर्व इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। जैसा कि 1 मिलियन सेंसरी न्यूरॉन इकट्ठे होंगे, तो उनको हम नर्व कहेंगे, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो ब्रेन है, उसमें जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन के बाहर नहीं आपको मिलेंगे। सेंसरी मिलेंगे आपको, और मोटर मिलेंगे, मोटर का एक्सॉन। लेकिन जो रिले न्यूरॉन्स हैं, जो मिक्स न्यूरॉन्स हैं, या इंटर न्यूरॉन्स हैं, ये इंटर न्यूरॉन्स जो हैं, ये आपको सिर्फ ब्रेन में मिलेंगे। अब ब्रेन को जब काटेंगे, तो ब्रेन के हमें कलर से दो हिस्से नजर आएंगे, एक ग्रे और एक व्हाइट। एक को कहेंगे ग्रे मैटर, एक को कहेंगे व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर, तमाम ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, जहां जहां उनकी सेल बॉडीज हैं, वो एरिया ग्रे कलर का होगा, उसे कहेंगे ग्रे मैटर। और जहां जहां एक्सॉन्स हैं, उन्हें कहा जाएगा व्हाइट मैटर। अब आप देखें कि सेंसरी और मोटर के जो एक्सॉन्स हैं, उनके ऊपर माइलिन शीथ है, लेकिन रिले न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है। इसका क्या फायदा या नुकसान? तो याद रखिए कि जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है, उन पर इंफॉर्मेशन नोड टू नोड मूव करती है जी। उन पर इंफॉर्मेशन नोड टू नोड मूव करती है। जबकि जो रिले न्यूरॉन है, उस पर इंफॉर्मेशन जो है वो पूरे न्यूरॉन पर मूव करेगी। एग्जाम्पल से समझ आएगी आपको ये बात, वो मैं बताता हूँ। मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पास एक हॉल कमरा है। राइट साइड की दीवार और लेफ्ट साइड की दीवार। राइट साइड की दीवार पर मैंने हर 5 फीट के बाद एक निशान लगाया हुआ है। और मैं बच्चे से कहता हूँ, स्टूडेंट से, कि भाई ये जहां जहां निशान है ना, तुमने सिर्फ इन निशानों को टच करते हुए इस हॉल कमरे के एंड तक पहुंचना है। जबकि दूसरे बच्चे को जो दूसरी दीवार के साथ है, उसे मैं कहूंगा तुमने पूरी दीवार को हाथ लगाते हुए, उसको रगड़ते हुए जाना है, और एंड तक पहुंचना है। यकीनन जिस बच्चे को मैंने कहा है कि हर 5 फीट के बाद एक पॉइंट है, उसको बस टच करना है उस एक पॉइंट को, और फिर तुमने एंड तक पहुंचना है, वो जल्दी पहुंच जाएगा। और जिसने पूरी दीवार को रगड़ते हुए, हाथ लगाते हुए जाना है, उसको टाइम लगेगा। तो जनाब, जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, उसमें मैसेज जो है पूरे एक्सॉन में मूव करेगा, और फिर एंड में पहुंचेगा। जबकि आप देख रहे हैं सेंसरी और मोटर में कि नोड टू नोड जंप करेगा, इसमें बहुत जल्दी मैसेज जो है वो पहुंचेगा। सेंसरी में रिसेप्टर से ब्रेन तक, मोटर में ब्रेन से इफेक्टर तक। तो ऐसी मैसेजिंग जिसमें नोड टू नोड जो है वो मैसेज मूव करे, कंडक्ट हो,
ऐसी इम्पल्स को कहते हैं सल्टेटरी इम्पल्स या जंपिंग इम्पल्स। तो ये सल्टेटरी इम्पल्स हो रही है जनाब, जंपिंग इम्पल्स भी इसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखा आपने कि जो ब्रेन है वो दरअसल न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, और हमारा नर्वस सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर इन तीनों न्यूरॉन्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने आपको न्यूरॉन का ना सिर्फ स्ट्रक्चर बताया, बल्कि उस स्ट्रक्चर के जितने भी हिस्से हैं उन तमाम पार्ट्स की फंक्शनिंग भी आपको बताई। और इसके अलावा उनमें जो मैसेज नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, उस हवाले से भी बात की कि किन में तेज सल्टेटरी जंपिंग होती है और किस में नॉर्मल। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, उसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपके सामने है जिसमें नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिखाया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन शामिल है और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में तो हम समझ गए कि ब्रेन जो है वो बना हुई न्यूरॉन से है। और वैसे तो ब्रेन के तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसे प्रोसेस करना, और उसके बाद इफेक्टर्स तक पहुंचाना और बहुत सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, मेमोरीज की फॉर्म में, लर्निंग की फॉर्म में, थॉट्स की फॉर्म में, और इमोशंस को कंट्रोल करना। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड देखिए, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स मैंने भी आपको दिखाए कि वो बहुत बड़े हैं, सेंसरी के भी। तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं स्टूडेंट्स, वो एक्सॉन्स फैले हुए हैं पूरी बॉडी में, मगर वो गुजर रहे हैं रीढ़ की हड्डी में से। और रीढ़ की हड्डी जो है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या स्पाइन। तो स्पाइन का लफ्ज यूज होता है रीढ़ की हड्डी के लिए, वर्टिब्रल कॉलम यूज होता है रीढ़ की हड्डी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जो लफ्ज स्पाइनल कॉर्ड हमने दिया है वो तो इसलिए दिया है कि स्पाइन में से सेंसरी और मोटर के एक्सॉन्स जो हैं मिलियंस में, ये मिलकर एक रस्सा बनाते हैं। ये रस्सा, ये कॉर्ड इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से गुजर रहा है। और जो आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी मैंने पहले ही बात की थी कि एक्चुअली हमारा ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पर सिर्फ नर्व फाइबर्स हैं उसे वाइट मैटर कहते हैं, और जहाँ पर सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन्स की, उन्हें ग्रे मैटर कहते हैं। तो हमारे ब्रेन का आखिरी हिस्सा जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसके नीचे वाला कुछ हिस्सा जो है वहीं से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, वो वाइट मैटर है। वो वाइट मैटर है क्योंकि वहां पर एक्सॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है, बेसिकली यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड हम कह रहे हैं मोटर और सेंसरी के नर्व फाइबर्स या एक्सॉन्स को जो रीढ़ की हड्डी में से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम एक और पॉइंट को हाईलाइट करें तो वो होगा डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। तो अब हमें ये समझना है कि डॉर्सल रूट क्या है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और वेंट्रल रूट क्या है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टूडेंट, जो डॉर्सल रूट है, डॉर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी एक्सॉन्स एंड गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड। तो मेरा अगर हाथ है, हाथ के ऊपर वाली साइड डॉर्सल होती है, हथेली वेंट्रल होती है। तो अगर हम इस रीढ़ की हड्डी को देखें तो एक इसके बाहर वाली साइड है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं अपने जिस्म के, और एक उसके नीचे वाली साइड है, वो वेंट्रल होगी। जिस रीढ़ की हड्डी वाली साइड को आप हाथ लगा सकते हैं वो डॉर्सल होगी।
तो ये जो रस्सा गुजर रहा है रीढ़ की हड्डी में से, इसमें जो डोर्सल वाली साइड, अंदर वाली साइड पर, डोर्सल साइड पर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, और वेंट्रल साइड पर जो है मोटर न्यूरॉन्स का रस्सा गुजर रहा है, तो उसको वेंट्रल रूट का नाम दिया गया है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड करती क्या है? यकीनन एक्सॉन्स हैं, और एक्सॉन्स का काम पैगामात को पहुंचाना और पैगामात को वापस लेकर आना। सेंसरी पहुंचाएगा ब्रेन तक, और जो मोटर है वो ब्रेन से लेकर इफेक्टर तक पहुंचाने का काम करेगा। स्पाइनल कॉर्ड के बाद देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए पेरिफेरी का मतलब है फैल जाने वाला, फैल जाने वाला। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यकीनन ये न्यूरॉन्स ही शामिल हैं, मोटर न्यूरॉन्स। ये सीएनएस टू ब्रेन जो जा रहे हैं, ये पेरिफेरल पूरे जिस्म के हर एरिया तक, सेंसरी सेंस ऑर्गन्स तक फैले हुए हैं, और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे टू सीएनएस। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, इनमें आप देखिए कि मोटर न्यूरॉन्स दो तरह के हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाले। देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाले मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, वो कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री होती है अपनी मर्जी से होने वाली मूवमेंट्स, जैसा कि मैं किताब उठाना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, खाना खाना चाहता हूँ। ये मेरी मर्जी के, मेरी विल के अंडर है, ये वॉलेंट्री एक्शंस होंगे। तो वो मोटर न्यूरॉन्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाएंगे। और वो मोटर न्यूरॉन्स जो मेरे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करते हैं, जो मेरे अंडर कंट्रोल नहीं, जैसा कि मेरी हार्ट बीट, मेरी पेरिस्टॉल्सिस, मेरा ब्लड प्रेशर, ये मेरे अंडर कंट्रोल नहीं है। मेरा ग्लूकोज लेवल, इनको कंट्रोल करने के लिए जो मोटर न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, वो मिलकर बना रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप्स हैं, एक सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनोमिक जो इन्वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाले मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनकी भी फर्दर दो डिवीजन हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। देखिए सिंपैथेटिक डिवीजन में फाइट और फ्लाइट, फाइट का मतलब तो लड़ाई है, फ्लाइट का मतलब उड़ जाना नहीं है, फ्लाइट का मतलब है भाग जाना। देखें, या तो दुश्मन से लड़ाई करेंगे या डर कर उससे भाग जाएंगे। इन दोनों कंडीशंस में हमारे इनवॉलेंट्री मोटर न्यूरॉन जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, पैगामात भेजते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा ताकत हमारे अंदर आ जाती है, और मैक्सिमम ब्लड सप्लाई, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म, मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई, सांस फूल जाता है। तो सिंपैथेटिक डिवीजन जो ऑटोनोमिक की है, उसमें फाइट और फ्लाइट है। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, उसमें रेस्ट और डाइजेस्ट है। देखिए जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन हो रही होती है, तो उस वक्त भी ये ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम जो है, ये काम कर रहा होता है, और उस वक्त भी ये मोटर न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं। ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं। तो जनाब, ये एक फ्लो चार्ट है, ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा है नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस को, और फिर पीएनएस को फर्दर डिटेल में। अब हम आ जाते हैं जनाब ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स की तरफ। देखें, जो ब्रेन है, हम उसके पार्ट्स को अगर देखें, तो ब्रेन जो है हमारा, वो बड़ा सिंपल है। तीन हिस्से हैं ब्रेन के, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, और एक हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये जो रेड और जो हिस्सा येलो में है, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। फोर ब्रेन में फ्रंटल लोब है,
जी बिल्कुल है। पेरिएटल लोब है। जी बिल्कुल है। और ऑसिपिटल लोब है। जी बिल्कुल है। तो ये जो तीन लोब्स प्लस यहाँ पे पिट्यूटरी भी है, अभी आपको बताता हूँ। ये तीनों लोब्स शो कर रहे हैं हमारे फोर ब्रेन को। ठीक है जी। तो फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल, और जनाब उसके बाद पेरिएटल लोब जो है, ये बेसिकली हमारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा है। फोर ब्रेन जो है सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे ब्रेन का। और फोर ब्रेन दो पीसीज में है। जैसे मैं अपने दोनों हाथ अगर इकट्ठे जोड़ लूं, तो एक मेरा राइट और एक लेफ्ट है, इसको अगर खोल दूं तो दो हिस्से बनेंगे। इसी तरह दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, राइट एंड लेफ्ट सेरिबुलर हेमिस्फीयर्स। देखिए, फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। और फोर ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम का है जी। तो सेरिब्रम जो है हमारा, वो फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा हिस्सा है। और ये जो फ्रंटल लोब आप देख रहे हैं, ये जो पेरिएटल लोब आप देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीपिटल लोब आप देख रहे हैं, ये फोर ब्रेन ही है। और अब यकीनन हमने देखना ये है कि ये फोर ब्रेन करता क्या है। फोर ब्रेन में वैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम मैं बता चुका हूँ, ये हिस्से शामिल हैं। और फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन में हाँ, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये दोनों, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी शामिल है। तो जनाब ये काम क्या करते हैं? देखिए, फोर ब्रेन एक सादा सी बात है कि फोर ब्रेन तमाम वोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है जी। वो तमाम एक्शंस जो आप अपनी विल के मुताबिक कर सकते हैं, अंडर योर विल हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल, रीजनिंग, स्पीकिंग, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, रीडिंग, बॉडी ओरिएंटेशन, विजन, कलर, बिहेवियर, मेमोरी। टेम्पोरल जो है, टेम्पोरल इसमें नहीं है, तो टेम्पोरल तो हाइंड ब्रेन में है। तो हम ये कहेंगे सिंपल कि जो फोर ब्रेन है वो कंट्रोल करता है तमाम वोलेंट्री एक्शंस को। तो थैलेमस की स्पेशल बात कर लेते हैं। फोर ब्रेन में थैलेमस जो है, ये रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब है कि ये कनेक्शन बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। इट रिसीव एंड मॉडिफाई द सेंसरी इम्पल्सेस बिफोर इट ट्रेवल टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम में जाने से पहले रिसीव करता है, मॉडिफाई करता है सेंसरी, देखने से ताल्लुक रखने वाले इम्पल्सेस को। और इसमें पेन रिसेप्टर्स की इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले न्यूरॉन्स भी हैं। हाइपोथैलेमस इट लाइज अबव द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से थोड़ा सा ऊपर होता है फोर ब्रेन का हिस्सा। और हाइपोथैलेमस जो है, ये काम क्या करता है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन एकदम लिंक बनाता है। इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशंस निकलती हैं बेसिकली उसमें स्टोर होती हैं, बनाता ये है। इसके अलावा ये पेन, प्लेयर, सौरो, गम, उन कंडीशंस को भी जो है फील करवाता है, कंट्रोल करता है। सेरिब्रम तो मैं पहले बता चुका हूँ, लार्जेस्ट पार्ट है। और आपकी इंटेलिजेंस, थिंकिंग, स्केलेटल मसल्स, इमोशन, तमाम वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये सेरिब्रम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट।
इसके बाद हम आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। देखिए, मिड ब्रेन बहुत छोटा हिस्सा है। तो मिड ब्रेन जो है वो सबसे छोटा हिस्सा है, और ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन और उसको सेंड कर देता है फ्रॉम फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की तरफ आते हैं। हाइंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री रीजन्स: मेडुला ओब्लंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। तो जनाब यहाँ पर आपको सेरिबेलम जो नजर आ रहा है वो यहाँ पर है, और इसी में आगे हम पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा जो है वो यहाँ पर है। मेडुला ओब्लंगेटा और ये पोन्स एरिया है। तो अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। तो जनाब जो हाइंड ब्रेन है वो सेरिबीलम, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा पर मुश्तमिल है। तो हाइंड ब्रेन में ये हिस्से क्या करते हैं? देखें, सेरिबेलम जो है ये कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट के साथ, या बैलेंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है ये। देखिए, जब बच्चा 1 साल का, 6 माह का होता है तो दो पैरों पर चल नहीं पाता, ये डेवलप नहीं होता। जब ये डेवलप होता है तो बैलेंस ऑफ द बॉडी हम मेंटेन कर पाते हैं, दो टांगों पर चल पाते हैं। और इस तरह बहुत बूढ़े लोग, 80-90 ईयर्स के, उनका ये हिस्सा जब वीक होता है तो दो टांगों पर चल नहीं पाते, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। मेडुला ओब्लंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस को जनाब। हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, पेरिस्टालसिस है, वॉमिटिंग है, स्नीजिंग, छींक आना है, इसको कंट्रोल करता है। पॉन्स पॉन्स जो है ये ब्रीदिंग के साथ इनका ताल्लुक है। ये कनेक्शन है बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जनाब, ये ब्रेन और ब्रेन में ये पॉन्स के काम यहाँ पर स्टैम्प के लिखे हुए हैं: स्वेलो, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीदिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये ब्रेन के हिस्सों के नाम थे और ब्रेन के ये काम थे। अब देखिए, आपके सामने एक फ्लो चार्ट दी है। इस फ्लो चार्ट में ब्रेन और ब्रेन के इन हिस्सों को जो मैंने एक्सप्लेन किया वो दिखाए गए हैं। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मैं पहले से बता चुका हूँ, और यहाँ पर मैं उसको मजीद दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी रीढ़ की हड्डी में से गुजर रहा वो रस्सा है एक्सॉन्स का, जो मोटर और सेंसरी का है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड से। और किस तरह पूरे जिस्म के अंदर हर जगह इनके जो है वो सप्लाई जा रही है। और ये जो कॉर्ड, ये रस्सा है, ये प्रोटेक्टेड है इन वर्टिब्रास, इन रीढ़ की हड्डी के मोहरों के अंदर, इन बोन्स के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद आपको याद होगा कि अभी मैंने जो फ्लो चार्ट आपको दिखाया था उसमें आपको वाज़ेह तौर पर बताया था कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो, और जैसे कि यहाँ पर मैं उसे दोबारा से दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम को अभी एक्सप्लेन किया था कि कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स, और यहाँ पर मैंने उसको दोबारा से आपके लिए डिस्क्राइब किया है डायग्रामेटिकली कि हमारे मर्जी के जो फंक्शंस हैं वॉलेंट्री, उनको कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। और इसके बाद हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और उसकी दो हमने कहा था फर्दर टाइप्स हैं: सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है जी।
और उसके बाद ये अब एक छोटा सा हमारा टॉपिक है जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। देखिए, कुछ इन्वेंटरी वॉलेंट्री फंक्शंस हैं जो हमारी मर्जी के हैं, कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है। लेकिन मेरा हाथ जो है, मैं बातें कर रहा था और मेरा हाथ जो है वो जा लगा एक हॉट ऑब्जेक्ट को, और मेरी स्किन के रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, सेंसरी को दिया। और जब तक मुझे पता चला कि मेरा हाथ हॉट ऑब्जेक्ट को लगा है, वो हाथ खींचकर वापस आ चुका था। ऐसा नहीं है कि मैं बातें कर रहा था, मेरा हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट को लगा और मैंने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद मैंने कहा अच्छा मेरा हाथ जल रहा है, मैं उसे वापस खींचूं। नहीं, जब तक मुझे पता चला मेरा हाथ वापस आ चुका था। इतना फास्ट एक्शन हुआ है ये। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो इसे रिफ्लेक्स आर्क क्यों कहते हैं? रीजन ये है स्टूडेंट्स कि स्टिमुलस वो हॉट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। उसके बाद रिसेप्टर्स, जी बिल्कुल। रिसेप्टर्स के बाद इंफॉर्मेशन सेंसी न्यूरॉन्स लेकर गए, बिल्कुल। सेंसी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन गई, बिल्कुल। और स्पाइनल कॉर्ड के बाद मोटर न्यूरॉन। ये वो शॉर्टकट पाथवे है। रिफ्लेक्स आर्क इज अ शॉर्टकट पाथवे in which brain is not involved। ब्रेन इसका हिस्सा नहीं है। इतना शॉर्टकट पाथवे है, इतना जल्द मुकम्मल होता है कि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन करके मैसेज कन्वे कर देता है। और इस तरह रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क जो है उसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है विथड्रॉ ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें याद रखिए जो नर्वस पाथवे है, उस पाथवे के अंदर आप देख भी रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक इस चैप्टर को डिस्कस किया है। इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन अब रिसेप्टर्स है, और आपके सिलेबस में जो रिसेप्टर शामिल किया गया है वो है आई। तो नेक्स्ट लेसन में मैं इंशाल्लाह आई को डिस्कस करूंगा, आंख के स्ट्रक्चर पर बात करूंगा, आंख की लेयर्स आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, उनके फंक्शंस बताएंगे, और जो डिसऑर्डर्स हैं मायोपिया वगैरह उन पर बात करेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके फीडबैक की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।